सोचिए अगर आप 16,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, सांसें भारी हैं, हवा तेज है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और आपके सामने एक छोटी सी झील है, शांत, सूखी, बेजान। फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और पानी के नीचे से इंसान की खोपड़ियां दिखने लगती हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों में। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई लेजेंड नहीं, ये भारत के हिमालय में मौजूद एक असली जगह है, रूपकुंड, जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। आज हम उसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां आसमान से मौत बरसी थी। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यह त्रिशूल पर्वत के नीचे एक ग्लेशियर लेक है जिसकी ऊंचाई लगभग 5,029 मीटर यानी कुछ 16,500 फीट है। यहां पहुंचने के लिए लोग बेडनी बुग्याल, अली बुग्याल और फिर जूनार गली पास से होते हुए ट्रैक करते हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है, हरा भरा, कहीं बादलों से ढका हुआ, कहीं बर्फ से घिरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, कुदरत का रूप बिल्कुल बदल जाता है, मानो पेड़ ही नहीं है कोई, जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ पत्थर, बर्फ और हवा। और इसी सुनसान जगह पर एक झील है, छोटी सी, पर उसी झील में छुपा है एक ऐसा राज जो दुनिया के सबसे अजीब आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज में से एक है। वक्त था लगभग 1942 का, जब पहली बार दुनिया ने देखी हड्डियां। ब्रिटिश इंडिया। एक फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग पर था। जब उसने बर्फ के नीचे कुछ अजीब देखा, पहले लगा कि कोई जानवर की हड्डी होगी, पर जब वो पास गया तो वो इंसान की खोपड़ी थी। और सिर्फ एक नहीं, पूरी झील के किनारे और पानी के अंदर भी इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि शायद वो जापानीज सोल्जर्स की लाशें हो सकती हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि वो बॉडीज कई 100 साल पुरानी हैं, और वहीं से शुरू हुआ रूपकुंड का राज। सवाल उठे कि कितने लोग हो सकते हैं और वो कौन थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में लगभग 200 कंकाल मिले, लेकिन बाद की रिसर्च में ये आंकड़ा कुछ 300 से 800 के बीच पहुंच गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये सिर्फ मर्दों के नहीं थे। यहां पर कंकाल थे बच्चों के, औरतों के, अलग अलग उम्र से, जिनके शरीर की बनावट भी अलग अलग थी। शायद कुछ कंकाल के साथ मिले लेदर के जूते, लकड़ियों की छड़ियां, भाले, कुछ जवाहरात भी, कपड़ों के बचे हुए टुकड़े। इसका मतलब ये लोग किसी जंग का हिस्सा तो नहीं थे। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, सफर पर निकला हुआ। पर सफर आखिर कहां का? फिर बारी आई ये जानने की कि वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या ख्याल है। जब साइंटिफिक स्टडी हुई तो रिसर्चर्स ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया और नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। कंकाल एक ही टाइम पीरियड के नहीं थे। मेजर ग्रुप का टाइम लगभग 800 सीई के आसपास का निकला, लेकिन कुछ कंकाल 17 से 19वीं शताब्दी के बीच के भी थे। यानी रूपकुंड कोई एक ही बार की ट्रेजेडी नहीं थी। ये जगह अलग अलग समय पर मौत की गवाह बनी। इस खोज ने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और गहरा कर दिया। सबसे बड़ा झटका तो डीएनए एनालिसिस से लगा। 2019 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने एडवांस्ड डीएनए सीक्वेंसिंग की, और जो नतीजे आए वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे थे। कंकाल 2 मेजर जेनेटिक ग्रुप्स में डिवाइड हुए, साउथ एशियन एंसेस्ट्री और मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री, मतलब ग्रीस या यूरोप के आसपास के लोग। लेकिन ये लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग अलग अलग समय पर आए होंगे। एक ग्रुप शायद तीर्थयात्रियों का था और दूसरा शायद ट्रैवलर्स या एक्सप्लोरर्स का। लेकिन फिर भी सवाल था कि ये सब लोग एक ही जगह पर कैसे मरे?
खोपड़ियों पर चोट के निशान लगभग एक ही जैसे थे। फॉरेंसिक एनालिसिस ने सबसे इंपॉर्टेंट क्लू दिया। ज्यादातर खोपड़ियों पर गोलाकार फ्रैक्चर्स थे, तेजी से कुछ लगा हो जैसे, सिर्फ ऊपर से। बॉडी के बाकी हिस्से लगभग ठीक ही थे, ना ही कोई और चोटों के निशान, ना ही तलवार या ना ही कोई तीर के। जैसे कोई चीज सीधा आसमान से आकर लगी हो और वही सबको मार गई हो। एक थ्योरी आई, हेलस्टॉर्म थ्योरी। वैज्ञानिकों ने हिमालय के क्लाइमेट रिकॉर्ड्स और जियोलॉजिकल पैटर्न्स को स्टडी किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद कोई बहुत भयंकर बर्फीला तूफान हुआ था, जिसमें ओलों के साइज लगभग क्रिकेट बॉल के साइज जैसे थे। खुले इलाकों में चल रहे लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं था, पेड़ नहीं थे, कोई गुफाएं भी नहीं थी। ओले सीधा सर पर लगे और लोग वहीं गिर गए। उतनी ऊंचाई पर बॉडी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, कोल्ड प्रिजर्वेशन हो जाता है, इसलिए कंकाल सदियों तक सेफ रहे। ये एक्सप्लेनेशन भले ही साइंटिफिक लगती हो, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं होते। एक और थ्योरी आई, जिसका नाम है नंदा देवी की कहानी। लोकल फोकलोर इस ट्रेजेडी को अलग तरह से बताता है। कहते हैं एक राजा अपनी रानी और लोगों के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकला था। यह यात्रा पवित्र होती है, लेकिन राजा ने इसे एक सेलिब्रेशन में बदल दिया। म्यूजिक, शोर, डांस, जिससे देवी को गुस्सा आ गया और आसमान से बरसे लोहे जैसे कठोर ओले। पूरी यात्रा में मौजूद लोग वहीं ढेर हो गए। भले ही इस कहानी में मिथ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी की चोटों के निशान इस कहानी से मेल खाते हैं। अगर थोड़ा अलग से कुदरत के नजरिए से देखा जाए तो 16,500 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से थकान ज्यादा होती है। लोगों का किसी भी बात पर रिएक्ट करना धीमा हो जाता है और मौसम का अचानक बदल जाना। ऐसे में अगर कोई बर्फीला तूफान आए तो लोग भाग भी नहीं पाते, रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं, आगे का कुछ भी देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शायद कुछ लोग गिरकर चोट से मरे, कुछ हाइपोथर्मिया से, कुछ पैनिक से। मौत कभी भी एक ही वजह से नहीं होती, कभी कभी पूरा वातावरण मिलकर काम करता है। रूपकुंड कोई कब्रिस्तान नहीं थी, ये एक नेचुरल ट्रैप थी। हाई एल्टीट्यूड डिप्रेशन में बनी झील। तूफान में लोग गिरकर पानी के पास ही मर गए होंगे। बर्फ ने उन्हें प्रिजर्व कर लिया। सदियों बाद जब बर्फ पिघली तो सच सामने आ गया। और भी सवाल हैं। कुछ कंकालों को देखकर लगता है कि वो इंसान दूसरों के मुकाबले हेल्दी सा रहा होगा। कुछ बहुत ही कमजोर, कुछ के पास जवाहरात थे और कुछ बिल्कुल सिंपल से जूतों में। क्या ये कोई मिक्स्ड ग्रुप था? अमीर, गरीब, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, सब मिलजुल कर? या ये जगह कुछ ऐसी है जहां अलग अलग ट्रेजेडीज एक साथ इकट्ठी हो गई हों? जो भी हो, रूपकुंड हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा करता आया है। कुछ साल पहले तक रूपकुंड ट्रैक पॉपुलर था। लोग सेल्फीज लेते थे कंकालों के साथ। कुछ लोग हड्डियां ले जाते थे यादगार के तौर पर, जिससे वातावरण को धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए अथॉरिटीज ने इस ट्रैक को बंद कर दिया, क्योंकि यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यह एक खुले आसमान के नीचे बहुत बड़ी ग्रेव है, ऐसी जगह जिसकी इज्जत करनी चाहिए। जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं कि वहां हवा अलग लगती है, जैसे मानो वक्त थम गया हो। जब आप झील के पास खड़े होते हो और पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो कभी कभी उसके पीछे एक और चेहरा दिखाई देता है। शायद वो भ्रम है या फिर यादें, कुदरत की यादें। रूपकुंड हमें एक बात सिखाता है, हिमालय बेहद खूबसूरत है, लेकिन मजाक नहीं। यहां कुदरत इंसान से ज्यादा ताकतवर है, और जब कुदरत को गुस्सा आता है तो इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास जम जाता है, बर्फ के नीचे, इंसानी हड्डियों के साथ। आज भी रूपकुंड वही है, शांत, स्थिर, इंतजार में,
और जब अगले साल बर्फ फिर पिघलेगी तो वो फिर याद दिलाएगी कि कुछ राज अनसुलझे ही ठीक हैं। हिमालय के पास वक्त बहुत है और रूपकुंड के पास अभी भी कहानी बाकी है।